फिर से हम लोग शुरू करेंगे पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। इस पैरेलल रेजोनेंस सर्किट को हम लोग फ्रीक्वेंसी फिल्टर सर्किट के नाम से भी जानते हैं। कि पिछला भाग में हमने देखा था कि रेजोनेंस जो सर्किट थी उस सर्किट को जब हम यूज कर रहे थे किसी रेडियो पे, तो हमको एक साथ दो स्टेशन तीन स्टेशन की आवाज़ें आती थी। उसको हम करंट को शार्पनेस करके उसका बैंडविड्थ को कम कर उसको हम फिल्टर करने की कोशिश किए थे। लेकिन आज हम इसको अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन पे जोड़ दें तब ये हमको किस तरह का रिजल्ट देगी इसके बारे में जानेंगे। और यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि अगर हम इसको पैरेलल पे जोड़े तो ये फ्रीक्वेंसी फिल्टर सर्किट भी है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी को क्या कर देगी, आपका फिल्टर कर देने वाली है। चलिए देखिए, ये आपका इंडक्टेंस है और ये कैपेसिटेंस, दोनों को हमने पैरेलल पे जोड़ के रखा है। इधर से हमने टोटल करंट सप्लाई किया आई, इस पॉइंट पे आके यही आई करंट दो भाग में बटा, एल की ओर आईएल करंट जबकि कैपेसिटेंस की ओर आईसी करंट किया। हम पढ़ के रखे हैं कि जो इंडक्टेंस का इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है वो एक्सएल होता है और कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है उसको हम एक्सी मान के चलते हैं। अगर ओम्स लॉ के अनुसार पे चले हम तो ओम्स लॉ के अनुसार में हम जानते हैं आई इक्वल टू V बाई आर होता है। तो इस केस में हम इसके लिए भी और इसके लिए भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब अगर हम इसके लिए निकालना चाहें तो लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू के आधार पे कि आई नॉट एल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इक्वल टू V की जगह में आप लिख सकते हैं EMF बाई रेसिस्टेंस की जगह पे आपका है XL और इसके लिए लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस यानी कि आई नॉट सी इक्वल टू EMF V की जगह पे E बाई R की जगह में आप लिख सकते हैं XC। ये हमारा ओम्स के नियम के आधार पे हम इसको फाइंड किए। आपको यहाँ पे जानकारी के लिए बता दें, ये जो टॉपिक है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट जिसको हम फ्रीक्वेंसी फिल्टर सर्किट भी कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी बिग इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब ये टॉपिक को थोड़ा सा अच्छा से करने का कोशिश करेंगे। चलिए, देयरफॉर ध्यान देंगे यहाँ पे नेट करेंट की बात करें हम, नेट करेंट हमारे पास में कितना था आई, और ये नेट करेंट दो करंट में बटा आई एल और आई सी में। मतलब ये हुआ कि आई इक्वल टू आपको मिलने लगा आई एल प्लस आई सी। ये बात आपको समझ में आती होगी। अब जानते हैं कि आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो आई एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। आई एल इक्वल टू आप लिख सकते हैं आई एल इक्वल टू आई नॉट एल साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे इंडक्टेंस की बात करें, इंडक्टेंस की बात करें तो इंडक्टेंस का जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है आपका पाई बाई 2, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन पे। मतलब कि ये इस तरह से अगर हम बनाना चाहें इस तरह से, तो ये अगर पाई बाई 2 सी के लिए है तो ये वाला आपका पाई बाई 2 एल के लिए होगा। इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे आई इक्वल टू आई नॉट एल, इसके बदले में साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ध्यान से समझेंगे। और यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है। आई सी के बदले में लिखेंगे आई नॉट सी साइन ओमेगा टी, ये ऊपर में है यानी कि पॉजिटिव, तो प्लस पाई बाई 2। ये बात समझ में आ गया होगा कि एक हमारा प्लस में है और एक हमारा माइनस में है, लेकिन दोनों ही केस में दोनों का फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है यानी कि पाई बाई 2 के बराबर होता है। आगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपने देखा कि आई नॉट एल किसके बराबर है, ई नॉट बाई एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस
पाई बाई 2 प्लस आई नॉट सी ई बाई एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, इस इक्वेशन को। थोड़ी सी यहाँ पे जिनका मैथ नहीं है वो थोड़ा सा ध्यान देंगे ताकि आगे समझ पाए। यहाँ पे ध्यान देखिएगा, आपका क्या लिखा हुआ है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अगर हम इसको बदलना चाहें तो क्या हम इसको बदल पाएंगे? ध्यान से देखिएगा, अगर किस तरह से बदलता है ये साइन। चलिए यहाँ से हम अगर माइनस को बाहर निकाल देते हैं, तो माइनस को बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। मतलब ये माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। और हमको पता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है, तो इस केस में ये माइनस आपका माइनस ही रहेगा। साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी के बदले में आप लिख सकते हैं माइनस कोस ओमेगा टी। ये बात आप ध्यान रखेंगे, माइनस कोस ओमेगा टी लिख सकते हैं इसको। तब इस केस में हम लिख सकते हैं इसको ई नोट बाई एक्सएल, ई नोट बाई एक्सएल, ई नोट बाई एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 के बदले में लिखेंगे माइनस कोस ओमेगा टी। ये माइनस का साइन तो चलिए हम यहाँ पे लगा देते हैं। आपके पास में क्या बचा, कोस ओमेगा टी प्लस ई बाई एक्स सी कोस ओमेगा टी। इसके बदले में तो डायरेक्टली होगा हमारा कोस ओमेगा टी। आगे ध्यान दीजिए इधर, और यहां पर भी आपका कोस ओमेगा टी, यहां पर भी कोस ओमेगा टी है। अगर इस केस में आप दोनों को कॉमन बाहर निकाल देते हैं, कोस ओमेगा टी को कॉमन बाहर निकाल देते हैं, तो ये आपका माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं, ई बाई एक्स सी माइनस ई बाई एक्सएल। और आगे अब दोनों केस में फिर हमारा ई है, तो इस ई को भी हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ई को अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो आपको मिलने वाला है ई कोस ओमेगा टी इंटू 1 बाई एक्स सी माइनस 1 बाई एक्सएल। ये देखिए ये वैल्यू मिलने वाला है। फॉर करेंट टू बी मिनिमम, करेंट हमारा फॉर टू बी करेंट मिनिमम, करेंट हमारा मिनिमम किस केस में होता है, जब हमारा XC XL के बराबर हो जाए, XL इक्वल टू XC हो जाए, तो इस केस में हमको सबसे कम करंट मिलती है, यानी कि मिनिमम करंट मिलती है। अगर XL इक्वल टू XC हुआ, इसका ये मतलब भी हुआ कि 1 बाई, ध्यान से समझिएगा, XC इक्वल टू 1 बाई एक्सएल। वन बाई एक्सी, एक्सी के लिए क्या आप वैल्यू प्रयोग कर सकते हैं, 1 बाई एल ओमेगा, 1 बाई सी ओमेगा, 1 बाई सी ओमेगा, और एक्स एल के बदले में आप प्रयोग कर सकते हैं एल ओमेगा। ओमेगा और ओमेगा को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको फिर से वही वैल्यू मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और क्या मिल जाएगा हमको, 1 बाई अंडर रूट एल सी मिल जाएगा। सॉरी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हमको मिलेगा 1 बाई एल सी, और ओमेगा इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एल सी। और ये ओमेगा का जो वैल्यू होता है वो हमेशा ओमेगा नोट के बराबर होता है, यानी कि 1 बाई अंडर रूट एल सी। ये वैल्यू भी आपको मिल जाती है। अगर इसको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये मिनिमम वैल्यू, तो ये आपका 0 है, तो यहाँ पे आपका ओमेगा नोट होगा 0। तो जिस समय आपका
करंट मिनिमम होगा यानी कि 0 होगा, उसके बाद में यहाँ से आपको करंट इस तरह से बढ़ जाएगा दोनों ओर, जबकि ये वैल्यू यहाँ पे आपका करंट 0 के बराबर मिनिमम होगा। ये डायरेक्शन आपको फ्रीक्वेंसी को दिखाएगा, ये डायरेक्शन आपका करंट को दिखाएगा। चलिए, जानकारी के लिए यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि जो आपका LCR सीरीज सर्किट और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट दोनों ही रेजोनेंस है, दोनों ही रेजोनेंस है, लेकिन एक आपका सेलेक्टर था जबकि दूसरा आपका फिल्टर है। एक केवल बहुत सारी फ्रीक्वेंसी में किसी एक फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करता था, जबकि ये पैरेलल आपका फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करता था। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। आपने पढ़ के रखा है इस तरह से, ये आपका R था, ये L था, ये C था। इस केस में भी आपको बहुत सारी फ्रीक्वेंसी मिल रही थी, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा n तक फ्रीक्वेंसी मिल रही थी। जब हम RLC सर्किट यूज कर रहे थे तब इस बहुत सारे फ्रीक्वेंसी में से किसी एक फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट किया जाता था। मतलब उस समय आपको I का जो वैल्यू मिल रहा था वो मिल रहा था I0 साइन ओमेगा t प्लस फाई की केस में, फाई यानी कि π/2 जो आपका फेज डिफरेंस होगा। यहाँ पे हम नहीं बोलेंगे कि मतलब π/2 हो गया, यानी कि यहाँ पे जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसका जो फेज डिफरेंस होगा वो आपका फाई रिप्रेजेंट करता है। और इसको हम नाम दिए थे सेलेक्टर सर्किट के नाम से, सेलेक्टर सर्किट। इस तरह से LCR सर्किट है ये, LCR सर्किट, सेलेक्टर सर्किट भी कहा जाता है इसको। उसी तरह से अभी आपने पैरेलल रेजोनेंस जो सर्किट पढ़ा उसमें आपका L और C जो सर्किट थी वो आपका पैरेलल में कॉम्बिनेशन था। इस तरह से ये आपका I, ये भी I, ये आपका L, ये C। यहाँ पर भी आपका बहुत सारी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है ओमेगा n तक। तो ये इतनी सारी जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को क्या करता था, ये फिल्टर करता था। यहाँ पर भी आपका वैल्यू जो I का मिला था हमको वो मिला था I0 साइन ओमेगा t प्लस फाई के केस में, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करने का काम करता था, फ्रीक्वेंसी फिल्टर सर्किट। जबकि ये वाला किसी एक फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करता था और सिलेक्ट किया गया फ्रीक्वेंसी को ये फिर से क्या करता था, फिल्टर करता था। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। इन सारी बातों के आगे हमको थोड़ी सी बात समझना होगा कि जब हम किसी रेडियो का ब्रॉडकास्ट करते हैं तो वहां पे हम किस तरह से ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो उसको समझने के लिए हमको LC ऑसिलेशन को जानना होगा। ये LC ऑसिलेशन है, इसको हम डायरेक्टली आपको एनिमेशन के द्वारा थोड़ा सा इसका जो फेज है उसके द्वारा सिखाएंगे। अभी आपको हम बताने जा रहे हैं कि हमने जो यूज किया था RLC सर्किट, रेसिस्टेंस भी यूज किया था, कैपेसिटेंस भी यूज किया था और इंडक्टेंस भी यूज किया था। तो क्या इस तीनों जो हमारा सर्किट था LCR सर्किट, उसमें रेसिस्टेंस में कितना एनर्जी स्टोर होती है और किस फॉर्म पे स्टोर होती है, कैपेसिटेंस में कितनी एनर्जी स्टोर होती है और इंडक्टेंस में कितना एनर्जी स्टोर होती है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए टॉपिक देते हैं, एनर्जी स्टोर बाय एलिमेंट ऑफ AC सर्किट। एनर्जी स्टोर एलिमेंट AC सर्किट। हम RLC सर्किट का बात कर रहे हैं या LCR, जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं LCR सर्किट की।
पहला में हम देखेंगे रेसिस्टेंस के बारे में, 4R के बारे में, कि R में हमारा कितना एनर्जी स्टोर होता है। हम जान चुके हैं कि रेसिस्टेंस में जब करंट सप्लाई होती है और रेसिस्टेंस बढ़ती है तो उसके अंदर की जो मॉलिक्यूल्स होती है, एटम्स होती है, वो आपस में कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने से वहां से हीट जनरेट होता है। मतलब कि रेसिस्टेंस में जो एनर्जी स्टोर होने वाली है वो एनर्जी हीट के फॉर्म पे स्टोर होने वाली है। मतलब कि इन रेसिस्टेंस एनर्जी stored in term of heat एनर्जी के रूप में रेसिस्टेंस में हमारा एनर्जी स्टोर होता है। हीट एनर्जी पढ़ चुके हैं, I² क्या होता है, R होता है। टाइम आप दे सकते हैं, लेकिन टाइम यहाँ पे वैरी नहीं करता है। अब जितना ज़्यादा वहाँ पे समय देंगे उतना ज़्यादा वहाँ पे हीट स्टोर होगा। लेकिन सबसे यहाँ पे बड़ा डिमेरिट पॉइंट, रेसिस्टेंस के द्वारा जो हीट स्टोर किया गया है उस हीट को हम फिर से यूज नहीं कर सकते हैं, वो हमारा एटमॉस्फेयर में रेडिएट हो जाता है। हीट को हम फिर से यूज नहीं कर पाते हैं जो रेसिस्टेंस पे एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ होता है। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं दिस हीट एनर्जी, ये वाला दिस हीट एनर्जी cannot be used। इस एनर्जी को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, कारण कि ये हीट के रूप में रिस्टोर होता है रेसिस्टेंस पे। और ये जो हीट एनर्जी है जो रेसिस्टेंस पर रिस्टोर हुआ है वो हमारा एटमॉस्फेयर पे रेडिएट हो जाता है और खत्म हो जाती है, इसलिए हम इस एनर्जी को यूज नहीं कर पाते हैं। दिस एनर्जी cannot be taken back as electrical current। यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर हुआ है उसको हम दोबारा इलेक्ट्रिकल करंट के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए, ये रही आपका रेसिस्टेंस की बात। आरएलसी सर्किट में जो एनर्जी स्टोर होता है रेसिस्टेंस के अंदर पे वो हीट के फॉर्म पे जमा होता है। ये देखिए हीट एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। चलिए सेकंड नंबर देखेंगे, 4 कैपेसिटेंस के लिए, सी के लिए बात करेंगे। कैपेसिटेंस में जो एनर्जी स्टोर होती है वो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में जमा होती है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। इन कैपेसिटर एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ईएफ का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में जमा होता है। और हम पढ़ भी चुके हैं U = 1/2 CV²। मतलब ये आपका कैपेसिटर, ये पॉजिटिव प्लेट्स इस तरह से होती है और ये आपका नेगेटिव प्लेट्स इस तरह से होती है और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कैपेसिटेंस के अंदर पे जो एनर्जी स्टोर होती है वो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर होती है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए थर्ड पॉइंट, 4 इंडक्टेंस के लिए बात करेंगे हम लोग। इंडक्टेंस में जो एनर्जी स्टोर होती है वो आपका
मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर होती है। मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर होती है, मतलब इन इंडक्टर एनर्जी stored in the form of magnetic field। ये बात भी हम ध्यान रखेंगे। MF यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पे आप देखे होंगे हमारा इंडक्टेंस कुछ इस तरह से होता है। ये देखिए इस तरह से होता है। जब हम इसमें क्या करते हैं, करंट सप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि ईएमएफ इंड्यूस होती है, और यही ईएमएफ इंड्यूस इस करंट को अपोज करता है। मतलब समझ में आ गई होगी बात कि जो इंडक्टर होती है उसमें हमारा एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर होती है। थोड़ी सी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। जब आप सेल्फ इंडक्टेंस की बात करते हैं तो आपको पता होगा ईएमएफ E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी आप पढ़ चुके हैं। एट एनी इंस्टेंट वर्क डन W इज गिवन बाय W इक्वल टू, यहाँ पे क्या काम करने वाली है कि यहाँ पे जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी करंट I और टाइम आपका T, एनी इंस्टेंट यानी कि टाइम T। अगर हम स्मॉल वर्क डन की बात करें, स्मॉल वर्क डन, तो स्मॉल वर्क डन के लिए आप dW रिप्रेजेंट कर सकते हैं। dW अगर रिप्रेजेंट किए तो आपको क्या मिलने वाला है, V की जगह में आप EMF लिख सकते हैं। E आपके पास में करंट I है और टाइम आपका छोटा टाइम होगा यानी कि dt हो जाएगा। तो dW इक्वल टू ध्यान दीजिए, ये आपका E था, क्या आप E की जगह में इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी इंटू आई इंटू डी टी। ये डी टी से ये डी टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपको मिला dW इक्वल टू माइनस एल इंटू आई इंटू डी आई। ये देखिए इस तरह से मिल गया। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमको क्या वैल्यू मिलेगा, चलिए ध्यान दीजिए, यहां पे हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों ओर अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेशन का मतलब होगा dW इक्वल टू, ये नेगेटिव जो है, ये नेगेटिव का यहाँ पे कुछ काम नहीं है, सिर्फ ये डायरेक्शन को दिखाता है, अपोजिट डायरेक्शन को दिखाता है। अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं छोड़ सकते हैं। चलिए ये हमारा L कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे, आपका मिला I DI। dW का इंटीग्रेशन करने पर आपको W मिलेगा। चलिए हम यहाँ पे माइनस को हटाई देते हैं क्योंकि माइनस केवल हमारा डायरेक्शन के लिए था। L I का जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिल जाएगा I स्क्वायर बाई 2। ये देखिए ये वैल्यू मिलेगा, ये बातें आप ध्यान रखेंगे, I स्क्वायर बाई 2। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, मतलब एग्जाम की दृष्टि से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हमारा इंडक्टेंस पे एनर्जी स्टोर होता है। आपने गौर किया, ध्यान से देखिएगा कि जब हम कैपेसिटेंस की बात करें तो U इक्वल टू 1/CV² मिला था, इसी के टर्म पे आपको ये मिला। ध्यान से देखिए W इक्वल टू 1/2 LI², CV² की जगह पे LI², यानी कि आप इसको लिख सकते हैं ना कि 1/2 LI²। ये देखिए इसी के टर्म पे लिखी है, और इस तरह से हमारा LCR सर्किट के अंदर पे एनर्जी स्टोर होती है। तो आशा करते हैं ये क्लास भी आपको समझ में आया होगा। आप इसको एक बार एग्जाम से पहले जरूर देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए।